राइट। नमस्कार। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के द्वारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है। विभिन्न विषयों पर अभी तक 4 लेक्चर्स आयोजित किए जा चुके हैं। इसी श्रृंखला में ये 5वां लेक्चर है। आज के स्पीकर हैं प्रोफेसर कुमार रत्नम और आज का विषय है भारतीय इतिहास लेखन परंपराएं नवीन आयाम। मैं इस लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि अभी अपना माइक ऑफ रखिएगा। पहले प्रोफेसर रत्नम का लेक्चर हो जाए, उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी आपको अपने प्रश्न पूछने के लिए। मैं प्रोफेसर रत्नम का संक्षेप में परिचय देना चाहूंगी। प्रोफेसर रत्नम का जन्म 1 जनवरी 1965 को हुआ। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात वर्ष 1984 में इतिहास विषय में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली उत्तर प्रदेश से प्राप्त की और वर्ष 1986 में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से एमए किया। आपने 1987 में मेरठ यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय में एमफिल किया। वर्ष 1990 में मेरठ यूनिवर्सिटी से ही आपने इतिहास विषय में पीएचडी की। आपने सीएसएम कानपुर यूनिवर्सिटी से इतिहास में डीलिट भी की है। 1989 से 2012 तक आप सहायक प्राध्यापक के रूप में मध्य प्रदेश के महाविद्यालय में पदस्थ रहे। 2012 से लेके 2019 तक ग्वालियर में आप प्राध्यापक रहे और इस अवधि में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में कई प्रशासनिक दायित्वों का भी अतिरिक्त प्रभार संभालते रहे। प्रोफेसर रत्नम ने 30 वर्ष के अध्यापन काल में 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कराए हैं। 56 विद्यार्थियों ने उनके मार्गदर्शन में पीएचडी हासिल की है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। वर्तमान में प्रोफेसर रत्नम इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एवं इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के मेंबर सेक्रेटरी हैं। इसके साथ ही यूजीसी एवं कई विश्वविद्यालयों की समितियों के सदस्य भी हैं। मैं प्रोफेसर रत्नम को आमंत्रित करती हूं कि आप आज का व्याख्यान प्रस्तुत करें। सर। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू मैडम। आई फील रादर प्राउड टू बी हियर इन माय होम स्टेट। मैं अपने गृह प्रांत में उपस्थित होकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं और इस व्याख्यान में श्रृंखला के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए संचालनालय के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। निश्चित रूप से जैसा कि आज का विषय भारतीय इतिहास लेखन परंपरा नवीन आयाम है, इसके पर चर्चा पूर्व में डॉक्टर रमेश शर्मा जी से विस्तार में हुई थी। इसके भी परिणति के रूप में आज ये व्याख्यान माला संपन्न हो रही है। भारतीय इतिहास लेखन परंपरा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज द हिस्टोग्राफी। भारतीय इतिहास लेखन परंपरा है क्या? There are so many narratives which has been established by the Europeans or the Western scholars or the particularly the administrative historians of the Britain, and established that India has no historical concept. पाश्चात्य और उपनिवेशवादी विचारकों ने जिस प्रकार से भारतीय इतिहास के प्रति एक दृष्टिकोण परिकल्पना को स्थापित किया कि भारत में इतिहास बोध अथवा इतिहास लेखन की कोई परंपरा विद्यमान थी ही नहीं। ये सैद्धांतिकता उनके अपनी उपनिवेशवादी विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति के हितों को दृष्टिगत रखते हुए रेखांकित किया। अब हमें यह सोचना होगा कि इस संदर्भ में वर्तमान के संदर्भ में कि भारत में इतिहास बोध या भारतीय इतिहास लेखन या भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा किस रूप में विद्यमान थी, किस प्रकार से ऐतिहासिक
स्थापित थी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत चूंकि एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसको कि हम सदैव ये कहते हैं कि भारत एक अजन्मा राष्ट्र है, एंड इट इज ए कल्चरल यूनिट, नॉट द पॉलिटिकल यूनिट। भारत एक सांस्कृतिक इकाई है। अन्य राष्ट्रों की तरह भारत किसी राजनीतिक इकाई के रूप में सीमाओं से आच्छादित भौगोलिक परिदृश्य के अधीन मात्र एक राष्ट्र नहीं रहा है। भारत एक जीता जागता राष्ट्र है। भारत की संस्कृति, आध्यात्म, जीवन पद्धति एक बहुत समन्वयवादी रही है, जिसके ये देख सकते हैं कि भारत में जब अति प्राचीन काल से हम जब देखते हैं कि समूचा विश्व एक भोजन संग्रहकर्ता के रूप में, अथवा भारत में विश्व एक मानवीय सामाजिक व्यवस्थाओं से काफी कोसों दूर था, उस समय हमारे देश में जिस प्रकार से वेदों का श्रवण के आधार पर लेखांकन हुआ, लिखा गया, वेदों की रचनाएं हुई, तो इससे भी अगर हम प्रारंभ करें, वेद मात्र हमारे लिए एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जो पूर्णतः ऐतिहासिकता से परिपूर्ण है और सामाजिक व्यवस्थाओं को, राजनीति को केंद्र में रखकर निर्देशित करने के ऐसे स्रोत भी है। तो जिस प्रकार वेदों में हमें श्रवण के माध्यम से जो इतिहास बोध देखने को मिलता है, तो ये तथ्य सीधे तौर पर नकारा जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है कि भारत में इतिहास बोध या भारत में इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान नहीं थी। वेदों में अनेकों संदर्भ मिलते हैं और पुराणों में मात्र समकालीन साहित्य पर हम वैश्विक पटल पर भी जब दृष्टि डालें, तो वेद हमें या पुराण विशेष रूप से ऐसे ग्रंथ के रूप में मिलते हैं जो न केवल जिन ग्रंथों में इतिहास शब्द का प्रयोग है, बल्कि इतिहास की परिभाषाओं को भी स्पष्ट किया गया है, इतिहासकार के कर्तव्यों को भी निरूपित किया गया है। जब पुराण हमारे इतिहास को रेखांकित करते हुए इतिहास लेखन के लिए निर्देश देने वाले तत्व भी विद्यमान है, तो हमारे भारत में इतिहास बोध का ना होना एक अस्वीकार्य स्थिति है। ऋग्वेद को हम प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं। ऋग्वेद में भी एक गाथा परंपरा के रूप में हमें इतिहास लेखन देखने को मिलता है। इस परंपरा के अंतर्गत गाय, गयानी आदि अनेक शब्दों का इतिहास के लिए प्रयोग किया गया, जो निश्चित स्पष्ट रूप से भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा की ओर इंगित करते हैं। हम प्राचीन ऐतिहासिक काल में अगर आए तो हम देखते हैं कि लोक प्रचलित पौराणिक और धार्मिक कथाओं के माध्यम से समाज को अवगत कराने के लिए, इतिहास का रूप देने के लिए प्राचीन भारत में इतिहास लेखन को चरित्र लेखन के रूप में स्थापित किया गया। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं राम के चरित्र को, महावीर के चरित्र को जैन साहित्य में, उत्तर रामचरित्र भावभूति के ग्रंथ के रूप में, भाष्य के बाल चरित्र के रूप में, गुप्त काल में कालिदास के मालवाकित्यम के रूप में, 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट हर्ष चरित्र लिखते हैं, अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखते हैं, जैन साहित्य में पद्म चरित्र लिखा जाता है। मौर्य काल आने तक इतिहास काफी परिपक्व हो गया था और एक हम कहें कि स्पष्ट इतिहास लेखन की परंपरा के सूत्र स्थापित होने लगे थे। चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में तो राजकीय व्यवस्थाओं, सामाजिक स्थिति, आर्थिक निर्देशों के साथ साथ इतिहास के लिए भी स्पष्टता के साथ लिखते हैं और इतिहास की महत्वता को
रेखांकित करते हुए वो राजा को निर्देशित करते हैं कि राजा को प्रतिदिन मध्यकाल में इतिहास का श्रवण करना चाहिए। और फिर और आगे स्पष्ट करते हैं क्योंकि राजा को उस इतिहास का किसी व्यक्ति से श्रवण करने से पूर्व की घटनाओं को समझने, अपने राज्य की व्यवस्थाओं को पूर्व की व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन करने, सैन्य संचालन को लेकर, युद्धों के इतिहास को लेकर, राजकीय व्यवस्थाओं को लेकर जब राजा इतिहास का श्रवण करेगा तो निश्चित रूप से वह अपना एक सफल राजकीय संचालन कर सकेगा। तो इस प्रकार से चाणक्य या मौर्य काल के आने तक इतिहास बोध के साथ इतिहास की महत्ता स्थापित की गई। जब इतिहास को इतना अधिक महत्वपूर्ण बतलाया गया है तो किसी भी रूप में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारत में इतिहास बोध या इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान नहीं थी। इसी प्रकार से चाणक्य फिर कहते हैं कि राजा को एक ऐसे अधिकारी को भी नियुक्त करना चाहिए लेखागार के रूप में जो समग्र इतिहास के प्रतिदिन के कार्यकलापों के साथ साथ वह राजा को मिलने वाले उपहारों, राजकीय आय व्यय, युद्धों पर होने वाले व्यय, सेना संचालन के लिए किए गए कार्य और जितने भी सामाजिक आर्थिक सुधार राजा के द्वारा किए जाते हैं वो अधिकारी उसका लेखा जोखा रखेगा। That reflects that the maintenance record of the state must be in the record in the form of history, which will give a direction and help to the coming ruler. आगे आने वाले राजाओं को उस ऐतिहासिक दस्तावेज के अध्ययन करने से अपनी नीतियों के निर्माण करने में सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन ये क्रम बदायूनी के आने तक या इस्लाम के आने तक या अरबों के आक्रमण तक भारत में इस प्रकार की गाथाओं के रूप में, चरित्र के रूप में इतिहास लेखन की परंपरा हमें समसामयिक रूप से देखने को मिलती है। तो महाकाव्यों पर भी अगर हम चर्चा करें तो महाकाव्यों में भी हमें इतिहास के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर पूछते हैं, युधिष्ठिर से जब अर्जुन पूछते हैं अंतिम समय में तो वो भी कहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा जिससे उनकी पुनरावृत्ति ना हो। इस प्रकार से हमारे जो महाकाव्य है, रामायण हो, महाभारत हो, उनमें भी हमारी इतिहास बहुत स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। और अनेकों शोध कार्य भी वर्तमान समय में हो चुके हैं कि प्राचीन महाकाव्यों में इतिहास बोध या प्राचीन साहित्य में इतिहास बोध। तो इस प्रकार से हम वो वैदिक परंपरा से या वैदिक काल से जो हमारे यहाँ एक इतिहास को लेकर संवेदनशीलता, इतिहास लेखन पर विमर्श, इतिहासकार के कर्तव्यों, इतिहासकार के लिए वैशिष्ट्य आदि विषयों पर जब हमें चिंतन और एक दृष्टि देखने को मिलती है तो स्पष्ट रूप से हम प्रारंभिक तौर से कह सकते हैं कि भारतीय प्रारंभिक इतिहास लेखन की परंपरा गाथाओं से प्रारंभ होकर, बल्कि और पीछे से बात करें तो श्रवण और श्रुतियों के आधार पर जो ऐतिहासिक विवरणों, इतिहास का जो क्रम प्रारंभ हुआ वो चरित्र लेखन के रूप में विद्यमान रहा। और वह चरित्र लेखन के रूप के साथ साथ आने के साथ भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा अरबों के आगमन तक एक प्रकार से पूर्णतः भारतीय और भारतीय वाङ्मय और संस्कृति साहित्य में उपलब्ध और हमें देखने को मिलती है। लेकिन अरब आक्रांताओं के आने के बाद जिस प्रकार से भारतीय इतिहास लेखन के स्वरूप में एक मूलभूत परिवर्तन हमको दिखलाई पड़ता है और वह जो चरित्र
लेखन का कार्य समाज के एक स्वतंत्र कवियों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा जो निरूपित किया जाता था, उसके स्थान पर अब उसने एक दरबारी शक्ल ले ली। और दरबारी शक्ल लेने के कारण जो दिल्ली सल्तनत काल में जिस प्रकार से इतिहास लेखन का स्वरूप प्रारंभ हुआ, या ये कहें कि उस चरित्र निर्माण या चरित्र लेखन के स्थान पर एक शौर्य गाथा के रूप में इतिहास ने स्वरूप लिया, जबकि प्राचीन काल में एक निर्देशन के रूप में, क्रिया करने के रूप में हमें इतिहास को एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित देखने को मिलता है। वह अब एक हदीस के सिद्धांतों पर, इस्लाम पर आधारित व्यवस्थाओं में राजा के प्रति अपनी कृतज्ञता को स्थापित करने के लिए कोई भी दरबारी, कवि, साहित्यकार या दरबार का कोई भी व्यक्ति जब राजा का चरित्र या उसके काल का इतिहास लिखता है, अथवा और हम अगर आगे बढ़ें मुगल काल तक जाएं, तो मुगल काल में भी हम इस प्रकार से देखते हैं। जो पहला मुगल काल में बाबरनामा के रूप में हमें जो कृति मिलती है, तो बाबर ने भी अपने बाबरनामा में भारत की राजनीतिक परिदृश्य को केंद्र में रखकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक विषय वस्तु को ही अपने उस ग्रंथ की विषय वस्तु बनाया। तो इस प्रकार से जो दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा भारतीय इतिहास लेखन में प्रारंभ हुई, और चाहे फिरोज शाही रहा हो या अन्य कोई भी ग्रंथ तुगलक के काल में जितने भी लिखे गए, उन सभी के में या किताब-ए-बुल हिंद लिखा गया या तारीख-ए-हिंद लिखा गया, इस प्रकार से मध्यकाल में आने तक हम जो देखते हैं कि अधिकांश से जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो मूल रूप से दरबार को केंद्र में रखकर या शासक को केंद्र में रखे गए। घटनाओं को उतना अधिक महत्व नहीं दिया गया जितना कि व्यक्ति को महत्व दिया गया, जबकि भारतीय इतिहास की परंपरा में व्यक्ति गौण था, संस्थाएं प्रमुख थीं। मध्यकाल में आने तक, दिल्ली सल्तनत से मुगल काल तक पूरा समग्र इतिहास लेखन जो हुआ वो एक दरबारी विवरण के रूप में या उनकी शौर्य गाथा के रूप में या उस साम्राज्य के स्थायित्व के लिए उस शासक की उन घटनाओं को स्थापित करने का माध्यम इतिहास बना, जिससे स्थायी रूप से इस्लाम आधारित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो सके। यहाँ भी भाषागत प्रभाव भी उसमें महत्वपूर्ण थे परंपरा में, कि अरबी और फारसी का प्रवेश होता है संस्कृत के स्थान पर, लेकिन उसमें भारतीयता का बोध लोप होना प्रारंभ हो गया मुगल काल से। और विशेष रूप से हम जब देखें उपनिवेशवाद आने के बाद, यूरोपियन शक्तियों के आने के बाद, जब यूरोप की शक्तियों का पारस्परिक संघर्ष प्रारंभ हुआ, चाहे फ्रांस और ब्रिटेन का हो या पुर्तगालियों का हो, अपनी उपनिवेशवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, तो एक बड़ा विचित्र सा हमें परिवर्तन इतिहास में देखने को मिला। वह केवल उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की विचारधारा भी जिसको कहते हैं, या साम्राज्यवादी इतिहास की अवधारणा कह सकते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा एक परिवर्तन हमें देखने को मिला वह भारत में भारतीयता, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय संस्कार, जो चतुर्थ पुरुषार्थ की संस्कृति, वर्णाश्रम व्यवस्था, भारत में नारी का सम्मान, ये विषय गौण हो गए। और इतिहास लेखन का कार्य उस लिपिक वर्ग, उस प्रशासनिक वर्ग के हाथ में आ गया जो इतिहास बोध या हिस्टोरिसिटी से बहुत दूर थे। उनको किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का अध्ययन नहीं था, और वे मात्र जो ब्रिटेन
और भारत के साथ पत्राचार होते थे, उन पत्राचार के आधार पर प्रतिदिन जो डायरी लिखी जाती थी उसको अपना प्राथमिक स्रोत मानकर भारतीय इतिहास को स्थापित करने लगे। इसके पीछे एक दृष्टि और थी, उनको भारतीयों को इस प्रकार से प्रमाणित करना था कि भारत के लोगों को, भारतीयों को राज्य करना नहीं आता है, वह सदैव गुलाम रहे, क्योंकि उन्हें यह स्थापित करना था कि हम आपके ऊपर अगर राज्य कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स भारत में यदि राज्य कर रहे हैं, तो भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए, क्योंकि आपने तो कभी राज्य किया ही नहीं, आप हमेशा शोषित होते रहे, आप हमेशा आक्रांताओं के द्वारा ठगे जाते रहे। तो उन तथ्यों को भारत के संघर्ष के इतिहास के स्थान पर उन्होंने भारत में पराजय के इतिहास को निरूपित किया, जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करता था। और उनको साम्राज्यवाद स्थापित लंबे समय तक एक राज्य संचालन के लिए ऐसी अवधारणा आवश्यक थी कि भारतीयों में निराशा और एक असम्मान का बोध हो कि हमारे साथ तो हमेशा इस प्रकार का व्यवहार रहा है और हमने तो हमेशा ही किसी न किसी विदेशी को ही अपना शासक माना है। तो ब्रिटेन या पाश्चात्य देश अगर हमारे यहाँ किसी उपनिवेशवादी औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत राज्य संचालित कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने आर्यों से प्रारंभ करके और सरस्वती घाटी की सभ्यता को लेकर जिस प्रकार से नकारात्मक विषय वस्तु को इतिहास में परोसा कि आर्य भारत के थे ही नहीं, आर्य बाहर से आए थे, बाहर से जो लोग आए थे वो सभ्य थे, भारत के लोग असभ्य थे, भारत में तो सपेरे और लुटेरों का देश था। इस प्रकार की परिकल्पनाओं को पूरित करने के लिए जो भारत में एक इतिहास लेखन की परंपरा, प्रशासनिक इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान हुई, उसने भारतीय इतिहास लेखन को न केवल बहुत अधिक प्रभावित किया बल्कि भारतीय इतिहास में एक नकारात्मक सोच को भी बड़े प्रामाणिकता के साथ, तर्कों के साथ स्थापित किया। और वह उपनिवेश काल में भारत में जो इतिहास लेखन हुआ, उस इतिहास लेखन में निश्चित रूप से भारतीयों के लिए तो निराशा थी, लेकिन साथ के साथ वो अपनी एक सुनियोजित व्यवस्था के अंतर्गत यह भी साथ के साथ प्रमाणित करते जा रहे थे कि हम सबसे पहले भारत में इतिहास लिख रहे हैं, भारत के इतिहास के प्रति हम चिंतित हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजी वाशम से लेकर अनेकों विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना, भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना, संस्कृति को पढ़ के भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने लिए महत्वपूर्ण अंगों को, अपने लिए महत्वपूर्ण दृष्टांतों को, अपने लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को उसमें एकीकृत करके इतिहास का एक सबक, चाहे वो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री के रूप में रहा हो या ब्रिटेन की अन्य संस्थाओं के द्वारा इतिहास लिखा गया हो। तो इस प्रकार से जो भारत में एक लंबा इतिहास लेखन की परंपरा निर्देशन के माध्यम से, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के माध्यम से, एक मार्गदर्शक के रूप में जो भारत के इतिहास से की परंपरा थी, उसके इतिहास पर भारत में विदेशियों की अपनी राज्य स्थापित करने की विषय वस्तु इतिहास बन गया। और ये क्रम स्वतंत्रता तक चला और स्वतंत्रता के बाद भी जिस प्रकार से एक अपेक्षाएं राष्ट्र को थी कि भारत का इतिहास भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा या भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारत के गौरव को बढ़ाने वाला इतिहास स्वतंत्रता के बाद आएगा, ये सारे विषय का पुनर्परीक्षण होगा। ऐसा न होकर बल्कि उसी क्रम को निरंतरता के साथ भारत में देखने को मिला। और एक लंबे समय तक जिस प्रकार से साम्यवादी इतिहासकारों ने भारत में स्वतंत्रता के बाद उन्हीं सिद्धांतों को जो उपनिवेशवादी सिद्धांत थे या उनकी जो हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश थी उसको ही आगे बढ़ाया
और उसी अनुक्रम में, उसी क्रम में इतिहास लेखन होता रहा। चाहे डी.डी. कोशाम्बी हो, क्या के.एम. पणिक्कर हो, इन सभी लोगों ने उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया और अधिक ये प्रमाणित किया। रमीला थापर और रामशरण शर्मा जी की एक 45-46 पृष्ठ की एक पुस्तिका प्रकाशित हुई, जिसमें ये रेखांकित किया गया, बड़े बोल्ड अक्षरों में रेखांकित किया गया कि भारत में मुगलों के आने के बाद जिस प्रकार से सामाजिक धार्मिक समन्वय स्थापित हुआ और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तक किस प्रकार से भारत का ब्रिटिश काल में विकास हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो कुल मिलाकर सारा का सारा जो एक नैरेटिव ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस ने एस्टेब्लिश किया, उस नैरेटिव को ही आगे काफी लंबे समय तक बढ़ाया जाता रहा और इतना बढ़ाया गया कि ये लगभग 5 दशकों में ये प्रमाणित हो गया कि भारत से आर्य बाहर से आए थे, सरस्वती नदी थी नहीं, जनजातियों का इतिहास था ही नहीं, वो एक जीवन शैली थी। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन एक व्यक्ति विशेषों को केंद्रित करके लड़ा गया। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग थे जो पाश्चात्य अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ बौद्धिक वर्ग था, वो युद्ध कर रहा था। 1857 की घटना मात्र कुछ असंतुष्ट राजाओं या सेना का विद्रोह था। तो ये जो साम्यवादी व्यवस्था रही, इन सारे के सारे लेखन परंपरा को हमें वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान आयामों के दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। 20वीं शताब्दी के अष्टम दशक में हमें एक थोड़ा सा परिवर्तन देखने को प्रारंभ हुआ कि एक भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा इतिहास में देखने को मिली, जिसका ये अभिप्राय था कि भारतीय इतिहास लेखन की जो वेद आधारित पुराणांतर्गत इतिहास है, उसको रेखांकित करके भारत के गौरव को बढ़ाने वाले इतिहास, भारत के सांस्कृतिक इतिहास, भारत की मान्यताओं, भारत की परंपराओं, भारत की जीवन शैली और भारत के संघर्ष या प्रतिशोध के इतिहास या प्रतिरोध के इतिहास को भारतीय इतिहास की विषय वस्तु बनाया जाए और भारत का इतिहास भारतीयों के लिए भारतीय चेतन के प्रकाश में लिखा जाए, जो तथ्य आधारित हो और मूल रूप से भारत के ही साक्ष्यों पर आधारित हो। क्योंकि एक अजीब सी उपनिवेशवादी साम्राज्य के बाद भारत में इतिहास या किसी भी अध्ययन के लिए हमने ब्रिटेन के या ब्रिटिश या पाश्चात्य साक्ष्यों को बहुत अधिक बल देना प्रारंभ किया और स्वतंत्रता के बाद लंबे स्तर तक किसी भी शोध की विशिष्टता या उसकी मेरिट का जो निर्धारण होता था वो इस तथ्य के साथ होता था कि उस अध्येता ने कितने पाश्चात्य स्रोतों का उपयोग किया है। तो इस मन स्थिति को बदलने की भी एक परंपरा प्रारंभ हुई। भारतीय साक्ष्यों को आधार में रखकर पुराणों को, स्मृतियों को, वेदों को अंगीकार करके साक्ष्यों के रूप में भारतीय इतिहास लेखन का एक नवीन आयाम प्रारंभ हुआ और 1984 में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के रूप में एक नवीन ऐतिहासिक दृष्टि का प्रारंभ हुआ और इसके माध्यम से प्रारंभ में ये था कि भारत में जितने भी ऐसे बिखरे हुए ऐतिहासिक साक्ष्य हैं या इतिहास की विषय वस्तुएं हैं, ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, ऐसी ऐतिहासिक संस्थाएं हैं, ऐसे राजवंश हैं जिनको इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला, उनका संकलन किया जाए। इसलिए प्रारंभ में संकलन शब्द को लेके चला गया,
लेकिन कालांतर में इन संकलन के साथ इतिहास लेखन की परंपरा जो शोध आधारित हो, साक्ष्य आधारित हो, वस्तुनिष्ठ हो, वैज्ञानिक हो, इसका अनुक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रारंभ में हम अगर देखें तो ठाकुर प्रसाद वर्मा, काशी विश्वविद्यालय बनारस ने बड़े प्रारंभिक कार्य किए। कल्याण रमन जी ने सरस्वती घाटी के इतिहास को लेकर, सरस्वती नदी के उद्गम को लेकर कई खंडों में विशिष्ट शोध कार्य किए। डॉक्टर B.R. मणि साहब ने कुछ शोध कार्य किए और इस क्रम में एक भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई। और वह शुरुआत जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस या दिल्ली हिस्टोरियंस का जो स्कूल था, उससे हटकर अब एक समग्र देश की परिधि में आया और उन बहुत सारे राजवंशों पर, उदाहरण के लिए हम जो लंबे समय तक, और मैं कहूँगा कि अभी भी बहुत से विश्वविद्यालयों में वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जो भारतीय इतिहास है उसका कालखंड, उसका विभाजन क्रम वह उसी प्रकार का है जो उपनिवेश काल में स्थापित हुआ और दिल्ली केंद्रित इतिहास को ही भारत का इतिहास मान लिया गया है। दिल्ली की घटनाओं को ही भारत का इतिहास मानकर इतिहास लेखन हुआ। उदाहरण के लिए अनेक ऐसे राजवंश थे जिन्होंने ना तो मुगलों को प्रवेश करने दिया अथवा मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष किया, या ब्रिटिश को भी उन्होंने अपने आधिपत्य में नहीं आने दिया। उदाहरण के लिए हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो अनेकों ऐसे राजवंश है, ओम डायनेस्टी आसाम की, जिसने कभी भी अरबों के आक्रमण से लेकर किसी भी ऐसे आक्रमण का बहुत डटकर सामना किया और उन्होंने कभी प्रवेश नहीं करने दिया सीमाओं में। तो ऐसे अनेकों राजवंश है। हम्पी का राजवंश है, उनको इतिहास में स्थान नहीं मिल पाया, जिससे कि इतिहास की एक परंपरा ही एक अलग तरफ चल पड़ी। तो इस प्रकार से आज वर्तमान में जब हमें समग्रता के साथ भारतीय इतिहास लेखन के आयामों की चर्चा करना है, तो निश्चित रूप से हमें उन भारतीय इतिहास लेखन की विचारधाराओं की ओर भी जाना होगा कि किस प्रकार से हम वेद आधारित प्राच्यवादी इतिहास लेखन से लेकर उपनिवेशवादी के बाद साम्यवादी के बाद उभयपंथी के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवादी, इन सारी वैचारिकी को भी हमें इतिहास लेखन की परिधि में रखकर उस दृष्टि से भी आज आवश्यकता है। तब हम वर्तमान में भारतीय इतिहास लेखन के नवीन आयामों की ओर सोच सकते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का विषय स्वतंत्रता के बाद आया। तो हम प्रारंभिक जो भी जितने भी इतिहास की अगर हम पुस्तकें चाहे खंडों में देखें या एक रूप में देखें, तो हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास कुछ ऐसा लगता है कि कुछ परिवारों के या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के योगदान का इतिहास है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास समग्र भारतीयों के द्वारा एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ मुक्ति का संग्राम था, जो 1857 में प्रारंभ हुआ और 1947 में समाप्त हुआ। लेकिन महात्मा गांधी जो हमारे पूज्य राष्ट्रपिता है, उनके आंदोलनों को ही भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन मान लिया गया। क्रांतिकारियों के बलिदान को दरकिनार कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों के आधारित पर किए गए स्वतंत्रता के प्रयासों को महत्ता न देना, तत्कालीन लेखकों, चित्रकारों, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जो अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज आप किसी से पूछ लीजिए
तो शायद ही कोई बता पाए नंदलाल बोस कौन थे। नंदलाल बोस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चित्रकार के रूप में क्या योगदान है। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हमें भारतीय इतिहास लेखन की या भारतीय इतिहास की विषय वस्तु जिनको बनना चाहिए था, जो भारत के गौरव को बढ़ाते, भारत की समग्रता के साथ हम ये कह सके कि ये भारत का इतिहास है। जबकि जिस प्रकार से भारतीय इतिहास को दिल्ली केंद्रित कर दिया गया, भारत में जो राष्ट्र की सांस्कृतिक अवधारणा थी उसके स्थान पर यूरोप के जो नेशन की थ्योरी बहुत बाद में डेवलप हुई, उस थ्योरी को मानकर एक नेशन के रूप में भारत को जब हम इतिहास लिखेंगे तो निश्चित रूप से उस थ्योरी के आधार पर लिखेंगे। जबकि भारत में एक राष्ट्र की संकल्पना काफी प्राचीन काल से देखने को मिलती है। नेशन तो नेशन इज द स्टेट, नॉट द राष्ट्र। तो इन सारी चीजों को आज हमें वर्तमान में सोचना होगा कि जब हम भारत का इतिहास भारतीयों के लिए और वह वास्तविक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक इतिहास लिखेंगे तो वो दिल्ली का इतिहास नहीं होगा या दिल्ली केंद्रित नहीं होगा। दिल्ली केंद्रित इतिहास यूरोसेंट्रिक है। यूरोपियन दृष्टि के आधार पर जिस प्रकार से इतिहास का स्थापन या इतिहास की रचना हुई है, उसके स्थान पर हमें देखना होगा कि भारत का इतिहास एक समग्र हो। भारत का हमें अखंड भारत की संकल्पना के आधार पर भी उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण करना होगा। भारत शब्द की उत्पत्ति से प्रारंभ करना होगा, ना कि हमें समझना होगा कि हम इंडिया का इतिहास लिख रहे हैं कि भारत का इतिहास लिख रहे हैं। देयर आर टू डिफरेंट वेज। तो जब हम भारत का इतिहास लिखेंगे तो राष्ट्र की अवधारणा पर चलकर भरत वंश की अवधारणा से, सरस्वती सभ्यता से होते हुए उसका प्रारंभ करेंगे। जब हम नेशन की बात करेंगे निश्चित रूप से तो पॉलिटिकल सेटअप और एक स्टेट के रूप में, कॉलोनियल स्टेट के रूप में इतिहास लिखेंगे। तो इन सारी की सारी जो वैचारिकी क्रम है भारत में इतिहास लेखन परंपरा का, उसको समझना होगा। उसके अनुक्रम में भारतीय इतिहास को अध्ययन करना होगा। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा भारत में कितनी प्राचीन थी, किस प्रकार से श्रवण आधारित गाथा के रूप में प्रारंभ होकर वो चरित्र के रूप में एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित होती है, किस प्रकार से इस्लाम के अरब के प्रभाव में आकर उसका स्वरूप दरबारी स्वरूप होता है और वह दरबारी स्वरूप उपनिवेश काल में आकर राज्य की एक विषय वस्तु बन जाता है। अपने राज्य स्थापन, राज्य के सिद्धांतों को अपने राज्य के स्थायित्व के एक उपकरण के रूप में, एक औजार के रूप में, टूल के रूप में उपयोग किया जाने लगा इतिहास। और स्वतंत्रता के बाद भी साम्यवादी प्रभाव के कारण हम उन उपनिवेशवादी ऐतिहासिक मानसिकता से दूर नहीं हो सके और हमारा इतिहास बोध उस उपनिवेशवादी मानसिकता का शिकार होता चला गया और हम दिल्ली के इतिहास को ही भारत का इतिहास मान बैठे। पाठ्यक्रमों की संरचना भी उसी दृष्टि से हुई। पाठ्यक्रमों में जब पाठ्यक्रमों की संरचना और उनका काल विभाजन उस आधार पर है तो पाठ्य पुस्तकों का भी निर्माण उस तरीके से हुआ। उसी अनुक्रम में शोध की परंपराएं विकसित हुई। भारत में शोध, इतिहास के शोध का विषय भी प्रारंभ में भारतीय इतिहास के स्थान पर एक केंद्रित, दिल्ली केंद्रित शोध की परंपरा प्रारंभ हुई। फिर क्षेत्रीय इतिहास की परंपरा विद्यमान हुई। इतिहास में एक नकारात्मक दृष्टि की परंपरा प्रारंभ हुई, जो उपनिवेश काल में जिस प्रकार से हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं थी उनको सामाजिक कुरीतियों के रूप में स्थापित किया गया। और उन्हीं विषयों को उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि राजपूतानी वीरांगनाओं ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जिस प्रकार से सती व्यवस्था को प्रारंभ किया, या मुगलों के आने के बाद बाल विवाह या पर्दा प्रथा विद्यमान हुई, उन सारी व्यवस्थाओं को एक कुरीति के रूप में मुगल काल के बाद उपनिवेश काल में
एक सामाजिक बुराई के रूप में स्थापित किया गया, जबकि आवश्यकता थी शोध में, उनकी पृष्ठभूमि में, उनके कारण करण में, उनके को ग्रहण करने के लिए उन जैसे विषयों को इतिहास में लाने की। लेकिन सारी की सारी एक नकारात्मक इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हो गई। शोध का विषय हो गया भारत में नारी की दुर्दशा का अध्ययन। जब हम किसी संकल्पना या हाइपोथेसिस या को ही लेकर ये चले गए कि भारत में नारी की दुर्दशा थी, तो उसको हम उस परिकल्पना की पूर्ति यही तो करेंगे कि नारी की दुर्दशा थी। जब हम लिखेंगे भारत, अगर हम शोध का विषय बनाएं भारत में नारी का स्वाभिमान, तो उसकी हम परिकल्पना को स्वाभिमान के रूप में करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक एक साम्यवादी दृष्टि के कारण भारतीय इतिहास विकृत होता चला गया और भारत की इतिहास लेखन की जो मूल परंपरा थी, बौद्ध आधारित, संस्कृत आधारित और भारतीय परंपराओं और जीवन पद्धति, सनातन मूल्यों पर जो ज्यादा प्रभाव देना चाहिए था इतिहास में, उसके इतिहास पर हमारी नकारात्मक दृष्टि ज्यादा स्थापित हुई और भारतीय इतिहास की जो विकृत रूप आया वो उपनिवेश कालीन भारत से भी स्वतंत्रोत्तर भारत में ज्यादा खतरनाक रूप में आया। आज वर्तमान में पूरे व्यवस्थाएं परिवर्तित है, वातावरण अनुकूल है और उसके परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से राष्ट्रीयता का भाव बलवित हुआ है, तो इतिहास में भी अब दृष्टिगत होने लगा। प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल ने जिस प्रकार से भारत की भटकाव के 67 वर्ष, प्रशासनिक भारतीय इतिहास, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ऐसे ग्रंथों को करीब 51 पुस्तकों को लेकर एक नवीन दृष्टि भारतीय इतिहास को दी, जो 20वीं शताब्दी के नवम दशक से लेकर और 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक हमें देखने को मिलती है। इतिहास लेखन का एक नया स्वरूप विद्यमान हुआ। एक भारत का ऐसा इतिहास हमारे सामने आना शुरू हुआ। आज पाठ्यक्रमों में परिवर्तन हुआ, इतिहास के नवीन आयाम स्थापित हुए। ऐसे राजवंश जो उपेक्षित थे उनका इतिहास लिखा जाने लगा। भारत की शीर्ष संस्थाओं में जो शोध की संस्थाएं, वहां पर लेसर नोन पर्सनालिटी जैसे विषय, शोध के विषय बने, इतिहास के विषय बने। जहां वर्तमान में मैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद से आता हूं, जहां ग्रामीण भारत का इतिहास, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द विलेजेस एंड द टाउन्स का इतिहास लिखा जाने लगा। जो भारत का वास्तविक इतिहास है, कहते सब है भारत गांवों में बसता है, लेकिन गांवों का इतिहास कहीं लिखा गया? तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इतिहास लेखन में आज भी एक नवीन आयामों के रूप में या नई परिकल्पनाओं के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जो हमारा प्राचीन काल का एक गौरव में इतिहास लेखन परंपरा, स्वरूप अलग था हो सकता है, लेकिन इतिहास बोध था, इतिहास की अवधारणा थी, इतिहास की परिभाषाएं थी, इतिहास का महत्व था। राजा के लिए भी इतिहास एक अध्ययन का विषय था। उन मूल्यों को हमें केंद्रित करना होगा। अपनी भारतीय इतिहास लेखन की एक नवीन परंपरा को स्थापित कर भारत में एक नवीन दृष्टि से भारत के चैतन्य के प्रकाश में भारत का जो भारत बोध है उसको केंद्र में रखकर समग्र भारत का इतिहास लिखे जाने की आवश्यकता है। तब हमारी ये जो भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा थी वो निश्चित रूप से एक गतिशील इतिहास परंपरा के रूप में स्थापित होगी, जो राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली होगी, भारत के लोगों में भारतीय इतिहास के प्रति एक स्वाभिमान की भावना को जागृत करेगी। लेकिन फिर भी मैं वही बात कहूंगा, लेकिन इतिहास में वस्तुनिष्ठता और इतिहास के साक्ष्यों की उपादेयता को केंद्र में रखकर परीक्षण आधारित साक्ष्यों पर ही इतिहास लिखा जाना चाहिए, जो कि जिसका अभाव मुझे मूल रूप से उपनिवेश काल और उसके लगभग 2-3 दशकों तक देखने को मिलता है। कारण कि हम उन्हीं पाश्चात्य साक्ष्यों को लेकर ही चलते हैं। जब उन पाश्चात्य साक्ष्यों को लेकर हम इतिहास लेखन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी दृष्टि वही रहेगी, और वह दृष्टि जो कि नकारात्मक थी भारतीयों के प्रति,
उसका कहीं ना कहीं बोध हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूँ कि भारतीय इतिहास लेखन की एक लंबी परंपरा है, जो वेदों से प्रारंभ होती है, पुराणों और स्मृतियों से होती हुई चरित्र के रूप में विकसित हुई, और आक्रांताओं के बाद इस्लाम के अरब के आगमन के बाद उसका स्वरूप परिवर्तित हुआ, और उपनिवेश काल में जो पूर्णतः वो स्वरूप एक स्थापित सुनियोजित व्यवस्था के अनुरूप जो इतिहास का रूप जिसने लिया, दस्तावेज के रूप में हुआ, जो कि ब्रिटिश और भारतीय संबंधों पत्राचारों के आधार पर लिखा गया प्रशासनिक इतिहास ही भारत में इतिहास परंपरा का एक बहुत बड़ा दस्तावेज के रूप में, भारतीय इतिहास के रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब हमें इन सारे चीजों को नवीन दृष्टि से, नवीन परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। इस ओर कार्य भी काफी हो रहा है, और निश्चित रूप से भारतीय इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में, विशेष रूप से जब भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ भारत के वो वॉल्यूम्स आएंगे, तो निश्चित रूप से वो भारत का एक समग्र इतिहास आगे आने वाले समय में भारत बोध से परिपूर्ण, भारतीयता से परिपूर्ण, भारतीयों के गौरव को बढ़ाने वाला इतिहास होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ देता हूं, और आग्रह करूंगा यदि किसी दर्शक का बॉक्स में या इनबॉक्स या आउटबॉक्स कोई भी प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो, तो उसको मैं उसका प्रत्युत्तर दे सकूं। यू आर नॉट ऑडिबल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है मुझे। अब आ रही है जी सर। आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। मैं असल में ये जानना चाह रहा था कि जो भारतीय इतिहास लेखन अभी तक हुआ जी, एक तो इतिहास लेखन सन 1947 से पहले हुआ और एक 1947 के बाद। 1947 के आप इधर आके बोलते कनेक्शन में प्रॉब्लम आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर किसी और को प्रश्न करना है तो आप आमंत्रित हैं। पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा और फिर प्रश्न बता दीजिएगा। यदि कोई प्रश्न करना चाहे। हाँ, वास्तव में थोड़ा उसकी दिक्कत हो रही थी। तो यही हाँ 1947 और 1947 के बाद, असल में 1947 के पहले जो इतिहासकार, तथाकथित इतिहासकार, उन्हें हम इतिहासकार नहीं मानते, उनमें से कोई भी इतिहासकार इतिहास पृष्ठभूमि के विलुप्त नहीं थे। 1861 में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापित हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम जो एक मिलिट्री ऑफिसर थे, और उनके बाद भी उनके जो भी उत्तराधिकारी हुए, न तो कोई वो पुरातत्वविद थे न कोई इतिहासकार थे। तो वो अब दुर्भाग्य ये है कि आज लोगों ने उसी इतिहास को, जो लोग न तो भारतीय संस्कृति के बारे में जानते थे और न ही भारतीय पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी थी, उन लोगों ने जो लिखा है, आज हमारे जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्हीं को कोट करते हैं। कनिंघम ने ये कहा है, मार्शल ने ये किया है, व्हीलर ने ये किया है, और तथाकथित दूसरे इतिहासकार जो तथाकथित इतिहासकार है उनको कोट करके और शोध कार्य कर रहे हैं। तो इस संबंध में थोड़ा सा आपसे अनुरोध है कि प्रकाश डालना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि इतिहास में कभी फाइनल नहीं होता, इतिहास में हमेशा सेमीफाइनल रहता है। तो आज एक खुले दिमाग से शोध कार्य की जरूरत है। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि लोग किन रेफरेंसों का इस्तेमाल करें, किन साक्ष्यों का इस्तेमाल करें। आज हमारे पास पुरातत्व साक्ष्य काफी मात्रा में उपलब्ध है। उस समय उन्होंने लिखा था वो साक्ष्य नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास साक्ष्य है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित कर सकते हैं। निश्चित, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, और ये एक सत्य है, मैंने कई बार रेखांकित किया आपने उसमें व्याख्यान में, कि भारत में जो भी इतिहासकार उपनिवेश काल में जिनको आपने तथाकथित कहा,
वो इतिहासकार नहीं थे, वो या तो लिपिक थे या प्रशासक थे, और उन्होंने पत्राचार के आधार पर भारत का इतिहास लिखा। और उसके बाद जो भी साक्ष्य वो उन्होंने इस प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किए, और उससे भी ज्यादा अधिक उस इतिहास को स्वतंत्रता के बाद साम्यवादी इतिहासकारों ने जो उसका लोक व्यापीकरण किया, उसको पॉपुलराइज किया, उसको एस्टेब्लिश किया, तो अध्येता के सामने दूसरा विकल्प नहीं था कि वो किस दृष्टि से, किस आधार पर अपने इतिहास के शोध के साक्ष्यों का चयन करे। लेकिन और इसके साथ एक बड़ा एक संयोजित ये भी किया गया, जो हमारे वास्तविक अभिलेख थे और अभिलेखागार से आप जुड़े हुए भी हैं, तो उन अभिलेखों को या तो प्रतिबंधित फाइलों के रूप में रख दिया गया, अथवा वो उन अध्येताओं से बहुत दूर थे जिनको अध्ययन करना था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में ऐसे दस्तावेज और ऐसे अभिलेख पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हो, चाहे आपका इंडियन आर्मी से रिलेटेड हो, या होम पॉलिटिकल्स में भी बहुत सारी फाइलें आएंगी पब्लिक डोमेन में। और उसके अलावा भी जहाँ पुरातत्व जो रिपोर्ट्स थी, आपने खुद ही अपने प्रश्न में इसको स्पष्ट किया कि उस समय वो उपलब्धता साक्ष्यों की नहीं थी, और आज आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन अभी लेटेस्ट में भी कई सारे हुए हैं। तो उन पुरातत्व की आवश्यकता है कि हम उनका प्रकाशन इस भौतिकता के साथ करें, और वो सुलभता से हमारे अध्येता या शोधकर्ता को उपलब्ध हो। क्योंकि जितने भी आज भी अगर आप आज इस टेक्नोलॉजी के एज में, आज सबसे पहले सबसे आसान एक शोधकर्ता होता, वो क्लिक करे और उसको दस्तावेज मिल जाए। तो आप जैसी आर्कोलॉजी की साइट पे जाएंगे, सबसे पहले कनिंघम आपको मिल जाएंगे, या बीए स्मिथ मिल जाएंगे, या आपको एवरेस्ट मिल जाएंगे, जिनके नाम पर पहाड़ी बना दी, जो कि इंजीनियर था। तो की जो सारी की सारी चीजें हैं, आज हमें जो नए शोध हुए, या तो उनको पब्लिक डोमेन में डालना होगा और उनको इस प्रकार से प्रकाशित करना होगा। इसीलिए अभी जब मैं इतिहास परिषद से आता हूँ, अनुसंधान परिषद से, तो हमारा प्रारंभिक कार्य है कि ऐसे भारतीय अभिलेख सुलभता से उन शोध अध्येताओं को उपलब्ध कराया जाए, और उनको कि जो कनिंघम को भी पढ़े। मैं नहीं कहता कनिंघम ने बेसिक काम किया है, कनिंघम को भी पढ़े, लेकिन जैसा की हिस्ट्री तो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, हमेशा रिव्यू होती रहती है। तो जो अब सोर्सेज डेवलप हुए, उनके प्रकाश को देखना होगा। तो ऐसे को रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। मैं समझता हूँ राकेश जी के टाइम में तो बहुत प्रकाशन हुआ है। तो उन चीजों को साक्ष्य रूप में देखें, और हमारे जो प्रारंभिक पौराणिक ग्रंथ है उनका भी अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से एक ऐसा विषय निकलेगा जो भारत का इतिहास से, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में गौरव में पूर्ण इतिहास होगा। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज की और आवश्यकता है, आपका विचार क्या है? क्या इतिहास लेखन के लिए जो लोग संलग्न हैं, उनको एक विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए कि वो किन तथ्यों का कैसे विश्लेषण करें और कैसे उसको शामिल करें? बिल्कुल, मैं इस बात को मैंने 29 मई 2019 को कार्यभार ग्रहण किया था, जब भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में। उसके एक माह के अंतर्गत मैंने सबसे पहला काम यही किया था यादव जी की हम अपने इतिहास के अध्येताओं को मेथोडोलॉजी, टूल्स एंड सोर्सेज, इसकी ट्रेनिंग दें और ट्रेंड करें। उस क्रम में हम कई ट्रेनिंग हमारे रीजनल ऑफिस में आधार में भी हुए कराए हैं, और अभी फिर हमारी एक ट्रेनिंग 21 तारीख से शुरू हो रही है। एक ट्रेनिंग खत्म हुई है, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप अगर ऐसा कोई प्रस्ताव भेजें तो हम आपके कोलैबोरेशन से भी कर लेंगे। अभी हमने क्या किया था कि जितने हमारे ICHR के JRF हैं, ICHR के SRF हैं, ICR के PDF हैं, उन अध्येताओं की की थी। अब हम नेशनल कैनवास पर जो रिसर्चर्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हैं, उनकी वर्कशॉप करने जा रहे हैं। और मैं आपसे बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा, और मैं यदि आप अपने माध्यम से केवल प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अध्येता हों, मध्य प्रदेश के पूरे
आप समस्त विश्वविद्यालयों को एक पत्र लिख के समग्र सूची रजिस्टर रहता है कि जो अब वर्किंग रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो कर चुके हैं 1 साल के अंतर्गत जो है, उनकी एक सूची ऐसी आप प्रस्तावित कर दें। हम दोनों लोग मिलके मध्य प्रदेश के लिए 15 दिन की कार्यशाला आयोजित करेंगे, तो उसमें जो ठीक है डॉक्टर साहब, ये करते हैं इसके लिए। स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रस्ताव। डॉक्टर गीता सौरवाल मैडम कुछ प्रश्न पूछें। आपका लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव था। मेरे 2 सवाल हैं सर। जैसा आपने कहा कि ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी और उसके पहले भी लिखी जाती रही। ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, जो जीतते रहे वो अपनी हिस्ट्री लिखते रहे, तो बाकी लोगों को इतिहास में कोई जगह नहीं मिली। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या पूरे इतिहास को रीराइट करना चाहिए, और अगर रीराइट किया जाता है तो क्या ये नए विवादों का एक वजह नहीं बनेगी, नए विवाद नहीं पैदा हो जाएंगे। दूसरा ये सर, आपने अपने लेक्चर में कहा कि कॉमन मैन की हिस्ट्री नहीं लिखी गई, कॉमन मैन भी तो कहीं था। तो अगर हम किसी इतिहास के किसी कालखंड में कॉमन मैन की हिस्ट्री ढूंढने जाएं तो उसके लिए क्या प्रमाण हम ढूंढ पाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि नेशनल आर्काइव्स में बहुत अभिलेख हैं, लेकिन फिर भी वही जैसा आपने पहले अपने लेक्चर में कहा, अगर सब जो लिखित है उसी को सच माने तो मतलब किसी बाबू ने, किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने एक डॉक्यूमेंट लिखा, कोई पॉलिसी बनाई, इतिहास क्या सिर्फ वही है, उसके अतिरिक्त भी बहुत घटनाएं होती रहती हैं। हम देखते हैं कि कल जो घटित होता है उसके बाद में आज मीडिया में 10 नई कहानियां आ जाती हैं। तो इसी तरीके से हम अगर पुरानी घटनाओं में जाएंगे तो हमें बहुत सारे अलग अलग पहलू उसके दिखाई देंगे। सर, इसके बारे में आपके विचार क्या? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, और मैं हिस्ट्री रीराइटिंग का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। मैंने इसीलिए मैं जब कार्यभार ग्रहण किया उससे पहले एक प्रोजेक्ट चल रहा था रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, उसको मैंने कंडेम किया और चेयरमैन साहब से भी इस चीज पर चर्चा की कि हमें हिस्ट्री को रीराइट नहीं करना है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। हमने प्रोजेक्ट लिया लेसर नोन पर्सनालिटीज, लेसर नोन इंस्टीट्यूशन एंड लेसर नोन इवेंट्स, जो हिस्ट्री के गैप्स हैं, जो मिसिंग पार्ट है, दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द हिस्ट्री, नॉट टू रीराइट द हिस्ट्री और री एसेस द हिस्ट्री। हिस्ट्री जो ऑलरेडी है उसमें जो हमें पैचेस दिखाई देते हैं उन पैचेस को भरना है। होम डायनेस्टी अगर नहीं है इतिहास का विषय तो वो आना चाहिए, उसमें हिंदू महासभा नहीं है तो हिंदू महासभा आना चाहिए, उसमें मुस्लिम लीग का वो प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो आना चाहिए। तो ऐसे या ऐसी बहुत सारी, परसोत्तम दास टंडन अगर उसमें नहीं है राष्ट्रीय आंदोलन में तो आना चाहिए, मदन मोहन मालवीय नहीं है तो क्यों नहीं है, या राजेंद्र बाबू की स्वतंत्रता के बाद क्या घटनाक्रम रहा, क्या उनका सोमनाथ में जाना उनका अपराध था। तो ऐसे अनेकों विषय हैं कि जो मिसिंग पार्ट है दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द हिस्ट्री। आई एम नॉट सेइंग दैट द रीराइटिंग ऑफ द हिस्ट्री, वन थिंग। सेकंड थिंग यू आस्क्ड कि घटना बन जाती है तो इतिहास का, तो इतिहास हिस्ट्री तो ऑलवेज इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इतिहास का तो क्रम निरंतर रहता है और आगे आने वाले जब इतिहास की क्रमबद्धता होती है तो लिखा जाएगा और विषय वस्तु बनेगी। और निश्चित रूप से जो आपने कहा कि ब्रिटिश इतिहासकारों के स्रोत हैं, हमें स्रोत, तो उस विषय मैंने अभी विस्तार से चर्चा भी की। हमें नए अभिलेखों के आधार पर अध्ययन करना होगा। केवल लिखित वस्तु कोई हम नहीं मान लें कि वो साक्ष्य और सत्य है, उनका भी परीक्षण करना पड़ेगा। जैसा कल्लण कहता है अपनी राज तरंगणी में कि इतिहासकार को सर्वाधिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता पर जोर देना चाहिए। तो एक अच्छा इतिहासकार है, इतिहास का अध्येता वही है जो उस यहाँ की साक्ष्यों का परीक्षण करके, इसीलिए हम कॉजेशन पढ़ाते हैं मेथोडोलॉजी में। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट सबमिशन है कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द रीराइटिंग ऑफ द हिस्ट्री, बट हिस्ट्री मस्ट बी included that event or the personality those are missing in there are the gap must be filled। उन गैप्स को भरे जाने की आवश्यकता है। इतिहास पुनर्लेखन की कोई मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से। थैंक यू सर।
और कोई है जो कोई प्रश्न करना चाहे? NIC से अनुरोध है कि ऑडियो, अगर आप पार्टिसिपेंट्स का ऑडियो प्लीज खोल दें। यदि किसी का प्रश्न है तो मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर रमेश यादव से कि वे आभार व्यक्त करें। तो मैं प्रोफेसर रत्नम साहब का आभार व्यक्त करूंगा कि वो काफी व्यस्त हैं और जब भी इनसे संपर्क करने की कोशिश की तो एक बार में कभी इनसे बात नहीं हो पाई, उनकी व्यस्तता से ये स्पष्ट होता है। और उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से एक, चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, इसके ऊपर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया और हमको समय दिया। और इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और हमारे आयुक्त भी हैं शिव शेखर शुक्ला साहब, उन्होंने ये कहा था कि आर्कियोलॉजी के ऊपर तो आप करवा रहे हैं, बहुत सारे आपके वेबिनार हो रहे हैं, लेकिन इतिहास के ऊपर भी होना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैंने आपका नाम जो है उनके समक्ष रखा और उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले प्रोफेसर रत्नम साहब का लेक्चर करवाएं। और आज को किसी कारणवश वो हमारे प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए थे। मैं हमारे आयुक्त महोदय का भी आभार व्यक्त करूंगा और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमको सुन रहे हैं, सभी लोग, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं विभाग की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो संचालन करने वाली मैडम गीता सभरवाल मैडम का आभार व्यक्त करता हूं और हमारे विभाग की जो टीम है जो हमारे इस वेबिनार में सहयोगी है, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः रत्नम साहब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपका जो आज का विषय रहा, निश्चित तौर से और इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और कि एक जो प्रस्ताव आपने दिया इस पर विचार करेंगे कि इतिहास पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए, सही बात है, लेकिन इतिहास में रिसर्च अवश्य होना चाहिए हर काल पर, हर घटना पर, क्योंकि निरंतर हमको नवीन साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं और उन नवीन साक्ष्य का विश्लेषण, उनको उस जो पहले से जो लिखा है उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। जब वो नई चीज जुड़ जाती है तो इतिहास में संशोधन अपने आप हो जाता है। इसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं मध्य प्रदेश में, हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, हमें कई नए अभिलेख मिल जाते हैं। जब हम उस अभिलेख को प्रकाशित करते हैं और जब उस जिले का या उस स्थान का इतिहास लिखते हैं, उस अभिलेख का विवरण देते हैं, तो अपने आप इतिहास पुराना वाला संशोधित हो जाता है। और अगर हमारा दृष्टिकोण या हमारी दिशा या रिसर्च की सही होगी तो निश्चित तौर से हम गौरवशाली इतिहास की संरचना कर सकेंगे। और उन्हें धन्यवाद रत्नम साहब का और सभी का धन्यवाद। और अपने NIC की टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, मिस्टर नायर जी एवं मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सब आभार शेयर करूंगा कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसमें अधिक भारतीय इतिहास को रेखांकित किया गया है। और आज शायद ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो प्रारंभ से ही प्राचीन भारतीय इतिहास से बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपसे ये निवेदन भी करूंगा, यदि आप किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतिहास पर कोई कार्यशाला करें तो मैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की तरफ से आपको बिल्कुल अवश्य प्रयास करूंगा। और मैं जो ड्राफ्ट कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं उनको भी आग्रह करके आपके इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास करें, क्योंकि आप हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी काफी गंभीर है इस विषय पर इतिहास को लेकर। तो उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि वो इसमें रहेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे 2 प्रस्ताव हैं, यदि आप विचार करेंगे तो मैं बड़ी खुशी होगी कि मैं मध्य प्रदेश के लिए मैं आयुक्त महोदय के समक्ष ये रखूंगा। तो मेरा आभार। उम्मीद है कि वो निश्चित तौर से तैयार हो जाएंगे इस पर।